हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ खुशी और आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशंस फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड व्हेन कंपनसेशन इज़ नॉट पेबल। ओके, तो आज हम देखेंगे कि कंपनसेशन किसे मिलती है और कब मिलती है। ओके, और कब कंपनसेशन पेबल नहीं होती है। प्लस ये नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में कवर हो जाएगा, नोशनल एक्सटेंशन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड सेक्शन है वो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, बट वो सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले सेक्शन 3 हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर उसमें हम लोग को कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा जो हमें पढ़ना है तो उसे पढ़ेंगे वापस आके। उसके बाद फिर वापस सेक्शन 3 पे जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट में ओवरऑल सेक्शन 3 को पूरा पढ़ेंगे। ओके, ताकि बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक कवर हो जाए। सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं विथ रेफरेंस टू कंपनसेशन, वो देखते हैं। सो हु मे गेट द कंपनसेशन एंड टू व्हाट एक्सटेंट द एम्प्लॉयर्स आर लायबल, ये हमें पढ़ना है। टू बी एलिजिबल फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बेनिफिट्स, देयर आर सम रिक्वायरमेंट विच नीड टू बी फुलफिल्ड। अब आपको कंपनसेशन लेना है इस एक्ट में तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। पहला कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं। ओके, ये बेसिक तुम्हारी नीड है। सेकेंड, यू मस्ट हैव बीन इंजर्ड एट द वर्क प्लेस और जॉब वॉज एज सच दैट यू हैव बीन इंजर्ड, तो जो आपकी इंजरी है वो वर्क प्लेस इंजरी होनी चाहिए। ओके, तो यही दोनों आपके वो हैं, कंडीशंस हैं, जिसे अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। और कौन रिसीव करेगा ये कंपनसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड, अगर एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई है तो उसके बिहाफ पे उसके डिपेंडेंट्स रिसीव करेंगे। डिपेंडेंट्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो कि सेक्शन 2D में डिफाइंड है। इसमें सेक्शन 2D में एक लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स हैं जिस मैनर में कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके। ओके, तो हम लोग पहले सेक्शन 3 पढ़ते हैं। सेक्शन 3, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। If personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation. देखो, इसमें कौन कौन से वर्ड्स हमारे सामने आए? पर्सनल इंजरी, नेक्स्ट एक्सीडेंट, नेक्स्ट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो पहले हम लोग को ये सारे टर्म समझने होंगे आगे बढ़ने के लिए। तो पहले देखते हैं सबसे पहले कि पर्सनल इंजरी क्या होती है। पर्सनल इंजरी डज नॉट मीन ओनली फिजिकल और बॉडीली इंजरी बट ऑल्सो इंक्लूड्स इवन अ नर्वस शॉक, मेंटल इंजरी और स्ट्रेन विच कॉजेज अ चिल। इट इज़ अ टर्म वाइडर देन बॉडी इंजरी। तो पर्सनल इंजरी में तुम्हारे फिजिकल जो इंजरी है वो तो आएगी ही आएगी, बट उसमें जो मेंटली आपको इंजरी हुई है वो भी इंक्लूडेड होगी। ओके, तो बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंजरीज आर कवर्ड अंडर पर्सनल इंजरी। इसका एक केस देख लेते हैं, इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल वर्सेस मिसेस लेजारस। तो इसमें एक एम्प्लॉय थी जो कि एम्प्लॉयड थी एज एन इलेक्ट्रीशियन। ओके, इलेक्ट्रीशियन थी वो, उनको फ्रीक्वेंटली एक हीटिंग रूम में जाना पड़ता था फ्रॉम अ कूलिंग प्लांट। तो एक ये कूलिंग प्लांट है, ये हीटिंग रूम है, तो इनको बार बार ये कूलिंग प्लांट से हीटिंग रूम में जाना पड़ता था। जिस इनका मतलब ड्यूटी में यही था कि इनको ड्यूटी इनकम्पास करता था इनका कूलिंग प्लांट से हीटिंग रूम में जाने का। तो ये जो बार बार चेंज हो रहा था टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जाने की वजह से, उसकी वजह से इनको निमोनिया हो गया एंड शी डाइड आफ्टर अ शॉर्ट इलनेस ऑफ 5 days। तो अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? द कोर्ट हेल्ड दैट द इंजरी कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल इंजरी एंड द इंजरी इन द इंस्टेंट केस was due to his working and going from a heating room to a cooling plant as it was his indispensable duty। तो यहाँ पे इनको इंजरी क्या हुई थी? बार बार हीट से कूल में जाने की वजह से इनको निमोनिया हो गया था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि निमोनिया के लिए भी एम्प्लॉयर लायबल होगा। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते सेक्शन। नेक्स्ट क्या था? कॉज टू एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट। अब देखते हैं एक्सीडेंट क्या होता है। The expression accident has not been defined in the act. It means any unexpected mishap, untoward event or consequence brought about which could not be provided against। तो यहाँ पे जो जनरल मीनिंग हम लोग डिनोट करते हैं एक्सीडेंट से कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग या कोई ऐसा इवेंट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, उसी को एक्सीडेंट कहते हैं। ओके, अब एक्सीडेंट कब होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राइट, यही लिखा है ना। तो अब देखते हैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
3 factors determine whether the act is arising out of or in the course of employment. When the injury occurred, the employee must have been engaged in the business of the employer. Also, he must not be doing something for his personal benefit. The accident must occur where the employee was performing his duty. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब इंजरी अकर हुई तो जो एम्प्लॉय था वो एम्प्लॉयर का ही काम कर रहा था, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा था. और ऑल्सो द एक्सीडेंट अकर्ड वेयर द एम्प्लॉय वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी. तो जब वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा था तब उसके साथ वो एक्सीडेंट अकर हुआ. The injuries occurred because of the risk incidental to the duties of the worker or services, or if the nature or condition of employment is inherent. तो जो इंजरी अकर हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? रिस्क इंसिडेंटल टू द ड्यूटीज़ ऑफ द वर्क. जैसे कि अभी हमने इससे पहले देखा था निमोनिया वाले केस में, उस लेडी को निमोनिया क्यों हुआ था? क्योंकि उसकी कुछ ड्यूटीज़ थी जो कि इंसिडेंटल थी टू द ड्यूटीज़ ऑफ द वर्क और सर्विसेज, या उसका नेचर या कंडीशन ऐसा था एम्प्लॉयमेंट का जिसमें इनहेरिट था कि आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. तो इस दौरान जो इंजरीज अकर होंगी उसके लिए एम्प्लॉय जो है लायबल होगा कंपनसेशन के लिए. ओके, इसमें हम लोग एक केस देख लेते हैं, आरबी मुंद्रा को वर्सेस एमएसटी भनवारी. इस केस में क्या हुआ था कि इट वॉज कंटेंडेड दैट द एम्प्लॉय हैज़ हिमसेल्फ एडेड टू हिज पेरिल by negligently and carelessly lighting a matchstick inside the petrol tank. It was held that the accident arose out of employment and the act of lighting the matchstick, even if rash or negligent, would not debar his widow for claiming compensation. अब देखो, तो इस केस में क्या हुआ था, जो एम्प्लॉय था उसने खुद ही नेग्लिजेंटली और केयरलेसली लाइट कर दिया था मैचस्टिक इनसाइड अ पेट्रोल टैंक. इसमें क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉय रहता है, एम्प्लॉय वो अपने एम्प्लॉयर से कहता है कि क्या कहते हैं कोई टैंक में लीक है. ओके, तो एम्प्लॉयर इससे कहता है कि तुम टैंक के अंदर जाओ और चेक करो कि लीक कहाँ है. तो ये इंसान जाता है. अब देखो, इस टैंक में इस टाइम पे कोई पेट्रोल नहीं रहता है, इन लोगों ने ऑलरेडी इसको वाटर से उसे हटा दिया रहता है, बट फिर भी ये रहता है पेट्रोल टैंक ही है. वो अंदर जाता है और उसको अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, तो वो मैच स्टिक लाइट कर देता है. मैच स्टिक की लाइट करने की वजह से वहाँ फायर हो जाती है. ओके, जिसकी वजह से उसको ब्रूटल इंजरीज हो जाती हैं और बाद में इसकी डेथ हो जाती है. ओके, तो कोर्ट एम्प्लॉयर ने क्या कंटेंट किया कि वो उसने खुद ही अपने जो ही एडेड टू हिज पेरिल, उसने मतलब जैसे कि उसकी खुद की जो एक्शंस थे उसकी वजह से ही उसको वो इंजरी हुई, क्योंकि उसने नेग्लिजेंटली और केयरलेसली एक्ट किया था. बहुत रैश एक्ट था कि आप पेट्रोल की टैंक के अंदर जाके वहाँ पे माचिस जला रहे हो. ये इसकी वजह से एम्प्लॉयर को लायबल नहीं होना चाहिए, ऐसा एम्प्लॉयर का कहना था. बट कोर्ट ने कहा कि the accident arose out of employment and the act of lighting the matchstick, even if rash or negligent, would not debar his widow from claiming compensation. तो कोर्ट ने कहा जो आपका एक्ट था वो अराइज हो रहा है आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, अरोज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए ये विडो जो है उसे क्लेम मिलेगा कंपनसेशन का. इफ़ द एक्ट leading to the accident was one within the sphere of employment or incidental to it or in the interest of the employer, then the accident would be said to arise out of and in the course of employment and the plea of added peril will fail. तो देखो, सिंपली इसका ये मतलब है कि अगर आप जो एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो एक्ट जो है आपकी स्पीयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर था या इंसिडेंटल था आपकी एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट से, तो जो इस एक्ट की वजह से एक्सीडेंट अगर हो रहा है आपका, तो उसकी जो कंपनसेशन है वो एम्प्लॉयर पे करेगा. इस एक्सीडेंट को माना जाएगा कि वो था अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, अब देखते हैं इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस. When there is a causal connection between the accident and the place where the employee is working, compensation is payable for the disability or death of the person according to the Employee Compensation Act. अब इस डॉक्ट्रीन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब कोई कनेक्शन होता है, किसके बीच में कनेक्शन है ये? तो इसकी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जहाँ पे ये वर्क करता है, जहाँ पे एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, इसके बीच में, और उस प्लेस के बीच में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था. तो अगर एक्सीडेंट जो प्लेस ऑफ उसका एम्प्लॉयमेंट है, जो प्लेस ऑफ वर्किंग है, अगर वो कनेक्टेड है विद द एक्सीडेंट, तब वो कवर होगा अंडर दिस एक्ट, तब उसके लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन देगा. अब इसके लिए थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक दो केसेस देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ TNCS कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस S Pumalai. An employee was murdered during a communal riot while on his way to work. The court held that the death occurred in relation to and in the course of employment, as the employee was commuting to his workplace. Despite the external cause, that is the riot, the incident was linked to employment because it happened during the commute. The employer's wife was thus entitled to compensation under the एक्ट. तो इसमें सिंपली क्या हुआ था कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान था, वो अपनी प्लेस ऑफ वर्क पे जा रहा था, बट रास्ते में वाइल ऑन हिज वे टू वर्क ही वॉज मर्डर्ड किसी कम्युनल राइट में. तो अब देखो, अगर स्ट्रिक्टली तुम बोलो तो ये तो तुम्हारी प्लेस ऑफ वर्क है नहीं,
जहाँ पे कम्युनल राइट हो रहा था। प्लेस ऑफ वर्क पे तो वो जा रहा था ना, अभी तक वो पहुँचा नहीं था यहाँ पे। तो अगर तुम लिटरली देखो तो ये आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। बट अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन लगाओ तो आपको ये देखना होगा कि जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो किसी तरीके से कनेक्शन है क्या उसका प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो हाँ, यहाँ पे कनेक्शन है। वो यहीं पे जाने के लिए तो इस रास्ते के थ्रू जा रहा था, राइट, टू कम्यूट टू हिज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इस रास्ते के थ्रू जा रहा था। अगर वो यहाँ पे इसको नहीं जाना होता अपनी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो क्या वो इस रास्ते से जाता? तो ये सारी चीज़ें कोर्ट कंसीडर करती है और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो he was going there, he was commuting to that place in order to go to his place of employment, इसलिए it will be covered under accident, it will be covered under course of employment. Now next case is Steel Authority of India Limited, Rourkela plant versus Kanchanbala Mohante. The case revolves around the application of doctrine of notional extension. ओके, तो आप देखते हैं एक्सीडेंट मतलब इंसिडेंट क्या था एग्जैक्टली, क्या फैक्ट्स थे। तो एक बसुचरण मोहंते थे, BCM मान लो, an employee met with an accident and died while traveling to a house under construction. His actual residence was in the opposite direction, far from the location where the accident occurred. तो मान लो ये प्लेस ऑफ तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट है और ये तुम्हारा घर है। अब ये घर यहाँ से रिटर्न होके यहाँ ना जाते हुए इस तरफ जा रहे थे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था। यहाँ पे ही इनकी डेथ हो गई। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया कि वेदर इट वुड बी कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन एंड विल ही बी लायबल फॉर कंपनसेशन। नॉट ही, अब उसकी डेथ हो गई है तो उसकी डिपेंडेंट्स। नाउ एम्प्लॉयर का यही डिफेंस था कि लीगल इशू वाज वेदर द डिपेंडेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय कुड क्लेम कंपनसेशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन विच अप्लाइज टू एम्प्लॉयज हु मेट विद एक्सीडेंट्स वाइल गोइंग टू और रिटर्निंग फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। अब देखो, इससे पहले वाले केस में हमने पढ़ा था कि वो इंसान अपनी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जा रहा था और वहाँ पे उसकी राइट में डेथ हो गई तो उसको कंपनसेशन मिला था। तो कोर्ट के सामने ये केस आया तो कोर्ट ने यही रीजनिंग लगाई कि क्या यहाँ पे नोशनल एक्सटेंशन की डॉक्ट्रिन लगेगी, क्योंकि वो रिटर्न तो कर रहा था वर्क से ही। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट ये डॉक्ट्रिन होती क्या है, तो मैंने अभी बताया ही था। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने क्या फाइंड किया कि जो बसु चंद्र मोहंते थे हैड नॉट टेकन अ नॉर्मल रूट, ओके, इंस्टेड ही वाज हेडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन, ये सब ठीक है। फिर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि रेसिडेंस इम्प्लाइज अ प्लेस वेयर अ पर्सन इंटेंड्स टू रिमेन फॉर सम टाइम, नॉट जस्ट अ लोकेशन विजिटेड कैजुअली। तो यहाँ पे ये जो जगह पे वो गए थे उन्होंने वहाँ पे कैजुअली विजिट किया था, ओके, वो उनका रेसिडेंस नहीं था, क्योंकि रेसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई ऐसी प्लेस को कहते हैं जहाँ पर्सन इंटेंड्स टू रिमेन फॉर सम टाइम। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इन द एंड, द कोर्ट हेल्ड दैट सिंस मोहंते टुक अ सर्क्यूटियस एंड नॉन नॉर्मल रूट and the dependents were not entitled to compensation based on the doctrine of notional extension. तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो मोहंते थे इन्होंने नॉर्मल रूट नहीं लिया, ओके। अगर ये अपनी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से The court clarified that while the normal route doesn't need to be the shortest, it must be the most convenient and logical. Taking a route that leads in opposite direction to a far off place does not qualify. तो इसीलिए इनको यहाँ पे कंपनसेशन इनके डिपेंडेंट्स को नहीं मिला था, ओके। तो आई होप नोशनल एक्सटेंशन भी क्लियर हो गया होगा और अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्लियर हो गया होगा, ओके। आगे पढ़ते हैं सेक्शन में क्या लिखा था। सो हमने अभी तक पढ़ा सेक्शन 3 में एम्प्लॉयज लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। इफ़ पर्सनल इंजरी क्या होती है याद है, फिजिकल प्लस मेंटल। कॉस्ट टू एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट पता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्ट होना, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना। अराइजिंग आउट ऑफ एंड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पता है कि इसमें कुछ इंसिडेंटल हो गया, उससे तभी वो इसमें इंक्लूड होगा। तो इफ़ पर्सन इंजरी इज कॉस्ट एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, हिज एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट है कि कब नॉट लायबल होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। तो इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने बताया कि ऐसी इंजरी जो कि 3 days से ज़्यादा नहीं है, ठीक, आपको परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट हो रहा है, ओके, बट ये 3 दिन से ज़्यादा के पीरियड के लिए नहीं है, तो उस केस में इंजरी नहीं माना जाएगा और कंपनसेशन नहीं मिलेगा इस एक्ट के अंडर। नेक्स्ट क्या है, किस में नहीं मिलेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो इस क्लॉज का 3 के क्लॉज बी का एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 3 के क्लॉज बी का क्या एक्सेप्शन है कि डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, इसके केस में अगर डेथ हो रही है और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मिल रहा है तो यहाँ पे भी कंपनसेशन मिलेगा। अदरवाइज़ कब नहीं मिलेगा, तो इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट है कि जब जो एम्प्लॉय है उसकी खुद की गलती है तब की बात कर रहा है, ओके। तो द एम्प्लॉय हैविंग बीइंग एट द टाइम देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, जो एम्प्लॉय था वो ड्रंक था, या तो उसने ड्रग्स कर रखी थी, या तो उसने विलफुली ऑर्डर नहीं माना एम्प्लॉय का, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर,
तो पहला कौन सा, ड्रिंक या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, या विलफुल डिसोबीडियंस था, कोई ऑर्डर या तो ऑर्डर का विलफुल डिसोबीडियंस कर रहा है, या तो कोई रूल का डिसोबीडियंस कर रहा है जो कि फ्रेम हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज़, मतलब आपकी ही सेफ्टी के लिए उसको फ्रेम किया गया था या ऑर्डर पास किया गया था, आप उसी का विलफुली डिसोबीडियंस कर रहे हो, या तो विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइस विच ही न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज़। लास्टली क्या है कि आप विलफुली रिमूव कर रहे हो या डिसरिगार्ड कर रहे हो किसी सेफ्टी गार्ड का जो कि एम्प्लॉय ने आपको प्रोवाइड की है, और जो इसको पता है, जो एम्प्लॉई विच ही कौन है, एम्प्लॉय विच ही न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज़। इसको पता होना चाहिए कि ये डिवाइस इसीलिए आपको दिया ही गया है ताकि आपकी सेफ्टी इंश्योर हो पाए, ठीक। तो उसका विलफुल रिमूवल या डिसरिगार्ड कर रहे हैं। इसके रेफरेंस में एक केस लॉ है, वो समझते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो क्या है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स और सेफ्टी डिवाइसेस। इन ऑर्डर टू डिसओन एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन द एम्प्लॉयर हैज़ टू शो नॉट ओनली डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस बट सच डिसोबीडियंस मस्ट बी विलफुल। तो क्या इसको प्रूव करना है, विलफुल डिसोबीडियंस और एंड ऑर्डर मस्ट बी एक्सप्रेस, ऑर्डर एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, इंटेंशनल डिसोबीडियंस प्रूफ करने का एम्प्लॉयर पे, ओके, हु क्लेम्स द बेनिफिट ऑफ द। और जैसा कि अभी हमने देखा, जो प्ली है विलफुल डिसोबीडियंस का वो अप्लाई नहीं होगा टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक। तो डेथ के केस में और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में अप्लाई नहीं होगा ये प्ली ऑफ विलफुल डिसोबीडियंस। जैसा केस देखते हैं आर्या मुनि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे एम्प्लॉय लॉस्ट हिज राइट आई ड्यू टू एन इंजरी कॉज्ड बाय अ स्पार्क। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ही वॉज वर्किंग इन फैक्ट्री एंड सफर्ड एन इंजरी जब एक स्पार्क एंटर्ड हिज राइट आई, एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट हिज राइट आई। अब एम्प्लॉयर ने क्या बोला, उनका क्या डिफेंस था कि फैक्ट्री हैड पोस्टेड अ नोटिस जो कि इंग्लिश में था, इंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स टू यूज़ गॉगल्स वाइल एट वर्क। तो इनका ये कहना था कि हमने एक्सप्रेस ऑर्डर दिया था। द एम्प्लॉयर आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉय वॉज नेग्लिजेंट फॉर नॉट वेयरिंग द गॉगल्स एज डायरेक्टेड, और इन्होंने विलफुली डिसोबे किया मेरे ऑर्डर्स को, इन्होंने नेग्लिजेंटली पहना नहीं उन गॉगल्स को। इट वॉज फर्दर क्लेम दैट द एम्प्लॉय नेवर रिक्वेस्टेड गॉगल्स एंड दस द एम्प्लॉयर हैड नो रीज़न टू प्रोवाइड दैम। फर्दर एम्प्लॉय कभी रिक्वेस्ट ही नहीं किया उन गॉगल्स के लिए जो कि सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में प्रोवाइडेड थे पहनने को, ओके। अब एम्प्लॉय की स्टेटमेंट देखते हैं। तो एम्प्लॉय ने पहले तो काउंटर किया, उन्होंने कहा कि ही हैड आस्क्ड फॉर गॉगल्स बट ही वॉज नॉट गिवन एनी। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि दैट द नोटिस रिटन इन इंग्लिश वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू हिम। तो जो ऑर्डर था जो एम्प्लॉयर ने प्रीमाइसेस में पेस्ट किया था वो इंग्लिश में था, और इंग्लिश इनकी लैंग्वेज नहीं थी इसलिए इन्हें समझ में नहीं आया। सुपरवाइजर ने क्या कहा, सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग ही एडमिटेड दैट गॉगल्स वर अवेलेबल बट वर नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज द एम्प्लॉय डिडंट आस्क फॉर देम। तो इसने जो एम्प्लॉय की ये स्टेटमेंट है कि उसने गॉगल्स मांगा था, उसे सपोर्ट किया और कहा कि गॉगल्स अवेलेबल थे बट उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था एम्प्लॉय को। तो इन एम्प्लॉयर ने क्या किया, इन्होंने एडमिट किया कि गॉगल्स जो हैं, जो सेफ्टी गॉगल्स हैं, अवेलेबल थे, ठीक, बट प्रोवाइड नहीं किया इन्होंने एम्प्लॉय को बिकॉज एम्प्लॉय डिडंट आस्क फॉर देम। However, the supervisor never gave any specific instructions to the employee to use goggles. तो इन्होंने expressly इंस्ट्रक्ट नहीं किया था। कोर्ट ने क्या क्या कंसीडर किया, फर्स्ट कोर्ट ने कंसीडर किया लैंग्वेज बैरियर। तो देयर वाज नो एविडेंस दैट द एम्प्लॉय अंडरस्टूड इंग्लिश वेल इनफ टू कॉम्प्रीहेंड द नोटिस एंड इट्स कंटेंट्स वर एक्सप्लेन टू हिम और दैट इट्स कंटेंट्स वर एक्सप्लेन टू हिम। तो क्या इन्होंने पहली चीज़ बोली कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पेस्ट किया है उस कंपनी के प्रीमाइसेस में, तो आपको इस लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में पेश करना चाहिए था, आपको उस लैंग्वेज में पेश करना चाहिए था जिसमें समझ में आए। जो आपके एम्प्लॉई हैं जिनके लिए आपने नोटिस लगाई उन्हें समझ में तो आना चाहिए ना, सिर्फ ऐसे पेश कर देने से नहीं होगा। प्लस आपने किसी ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस वर्सेस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। इवन इफ द एम्प्लॉय वॉज जनरली अवेयर ऑफ द नोटिस दैट डिड नॉट मीन ही फुल्ली अंडरस्टैंड दैट यूजिंग गॉगल्स वॉज अ स्ट्रिक्ट रूल। तो आपने एक्सप्रेसली मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ओके, आपका इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक नहीं था। ऑल्दो एम्प्लॉय को ऐसा मान लिया जा सकता है कि एम्प्लॉय जनरली अवेयर था नोटिस का, बट उसको स्पेसिफिकली ये नहीं पता था कि ये स्ट्रिक्ट रूल है कि बिना गॉगल्स के आपको वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट, सुपरवाइजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। The supervisor never warned the employee directly to wear goggles. It was the supervisor's duty to do so, and failure to provide such warning weakens the employer's argument. Next कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयर जो है उसने कभी वॉर्न नहीं किया एम्प्लॉय को कि आप गॉगल्स वेयर करो। ये सुपरवाइजर की ड्यूटी थी ऐसा करना, बट उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर का आर्ग्यूमेंट है वो और वीक हो जाता है। कोर्ट ने फिर क्या हेल्ड किया, द एम्प्लॉय वॉज नॉट फाउंड टू बी विलफुली डिसोबीडियंट बिकॉज देयर। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द एम्प्लॉय वॉज नॉट
found to be willfully disobedient because there was no clear communication of the requirement to wear goggles either through explanation or direct instruction. तो कोर्ट ने हेल्ड क्या किया कि ये नहीं है willfully disobedient क्योंकि आपने कोई क्लियर कम्युनिकेशन किया ही नहीं था, ना कि आपने एक्सप्लेनेशन किया था या इंस्ट्रक्शन दिया था. तो अंडर सेक्शन 3(1) क्लॉज बी सब क्लॉज 2 द एम्प्लॉयर कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन विदाउट प्रूविंग दैट द एम्प्लॉय वॉज क्लियरली इन्फॉर्म्ड ऑफ द रूल एंड चोज टू इग्नोर इट. ओके, अब अपने सेक्शन पे वापस जाते हैं. तो सेक्शन 3 के सब क्लॉज बी में क्या दिया हुआ है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कॉज बाय एन एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, पहला था तुम्हारा ड्रिंक और ड्रग्स, दूसरा था तुम्हारा विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड लास्ट विलफुल रिमूवल और डिस्रिगार्ड बाय द एम्प्लॉय. तो ऑलमोस्ट ये दोनों ही कवर होगा. तो इसका केस हमने पढ़ा, तो आई होप वो केस समझ में आया हो. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लॉज 2. इफ़ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयमेंट specified in part A of schedule 3 contracts any disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment. पहला तो पार्ट ए में उसे कोई डिसीज़ हो रहा है जो कि स्पेसिफाइड है, पहले तो उसको पार्ट ए के शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड डिसीज़ हो रहा है, ठीक. दूसरे में क्या हो रहा है? इफ़ एम्प्लॉय विल्स्ट इन द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉयर इन हुज सर्विसेज ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 months. तो ये 6 months के पीरियड तक के लिए एम्प्लॉयड है. Which period shall not include a period of service under any other employer in the same kind of employment, जो कि इंक्लूड नहीं करेगा वो पीरियड ऑफ सर्विस जो इन्होंने सर्व की है किसी सिमिलर एम्प्लॉयमेंट में. इन एनी एम्प्लॉयड स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 2. तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है? पार्ट बी. इससे पहले पार्ट ए था बट यहाँ पे कोई एज सच टाइम लिमिट नहीं थी. पार्ट बी शेड्यूल 2 में जो डिसीजेंस हैं उनके रेफरेंस में 6 months की टाइम लाइन है. नेक्स्ट, और इफ़ अ एम्प्लॉय विल्स इन द सर्विस ऑफ वन और मोर एम्प्लॉयर्स इन एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3 for such continuous period as the central government may specify in respect of such employment contracts any specified disease therein as an occupational disease peculiar to that employment. इसमें क्या लिखा हुआ है पार्ट सी में? पार्ट सी शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 ही होगा. ओके, तो पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3 में जो टाइम लिमिट है वो इन्होंने बोला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी. ओके, तो पहले वाले में पार्ट ए में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, बी वाले में 6 months की टाइम लिमिट थी और सी वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करेगी. अब देखो शेड्यूल एग्जैक्टली है क्या शेड्यूल 3, वो देखते हैं पहले. तो फिर पार्ट ए में क्या प्रोवाइडेड है, पार्ट बी में क्या प्रोवाइडेड है, पार्ट सी में क्या प्रोवाइडेड है, प्लस यहाँ पे जो टर्म लिखा है ऑक्यूपेशनल डिसीज़, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं. ओके, शेड्यूल 3 है, इसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, जिसमें अलग अलग ऑक्यूपेशनल डिसीजेज डिफाइंड हैं. ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल डिसीज़ क्या होता है. तो कुछ सर्टेन ऐसी ऑक्यूपेशंस होती हैं विच एक्सपोज एम्प्लॉयज़ टू पर्टिकुलर डिसीजेस. ओके, दैट आर इनहेरेंट, जैसे कि इंफ्रारेड डिसीजेस, ये एग्जांपल्स हैं. स्किन डिसीजेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय नॉइस, लंग कैंसर कॉज्ड बाय asbestos dust and diseases due to effect of extreme climatic conditions. तो कुछ ऐसी certain occupations होती हैं जहाँ पे अगर आप employed हैं तो आप कुछ रिस्क होगा आप पे कि इन ये डिसीजेस हो सकते हैं जो कि इनहेरेंट है, जो कि उस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं लोगों को डिसीज़. ओके, जिनके कुछ ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माइनर्स होते हैं रिस्क एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिसीज कॉल्ड सिलिकोसिस. समटाइम्स माइनर ऑल्सो डेवलप लंग डिजीजेस, क्योंकि आप माइनिंग का टाइम इतना ज़्यादा डस्ट होता है तो उसकी वजह से उनको लंग डिजीजेस भी हो सकते हैं. पीपल हु वर्क इन एग्रीकल्चरल लैंड्स डेवलप डिसीजेस थ्रू स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स की वजह से उनको डिसीजेस हो सकते हैं. तो आप जिस तरीके के प्रोफेशन में एम्प्लॉयड हैं उससे रेफरेंस में अगर आपको कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो रहा है, मतलब उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं उन्हीं को ऑक्यूपेशनल डिसीजेस कहते हैं. ओके, और हमारे ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कहाँ पे डिफाइंड है? शेड्यूल 3 में. शेड्यूल 3 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसके रेफरेंस में अलग अलग ऑक्यूपेशनल डिसीज़ प्रोवाइड किए गए हैं. ओके, तो अब देखते हैं पार्ट ए, बी और सी. तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं शेड्यूल का. द एम्प्लॉयर शेल बी लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर एन इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल डिसीज मैंशनड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 इफ़ एम्प्लॉयड in an employment specified in part A of schedule 3 contracts any disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment. ओके, ये दो सेम ही बात है, एक बार बार लिखी हुई है कि पार्ट ए में अगर स्पेसिफाइड कोई डिसीज़ है और वो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ किसी एम्प्लॉय को हो जाता है तो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा इस एम्प्लॉय को कंपनसेशन. और द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द डिसीज़ इसको माना जाएगा एज एन इंजरी अंडर दिस एक्ट टू बी एन इंजरी बाय एक्सीडेंट.
and unless contrary is proved the accident would be deemed to have arisen out of and in the course of employment. तो वही सिंपल सी बात है, हमें कंपनसेशन के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमारा एक्सीडेंट हुआ है, जो हमें इंजरी हुई है वो बाय वे ऑफ एक्सीडेंट हुई है, और ये जो एक्सीडेंट था वो अराइजिंग था इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी इंजरी जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ की वजह से हुई है आपको, वो भी इंजरी के डेफिनेशन में कवर्ड होगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एनी डिसीज मेंशनड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 द एम्प्लॉयर शैल बी लायबल इफ एन एम्प्लॉय while in the service of an employer in whose service he has employed for a continuous period of not less than 6 months। तो यहाँ पे 6 months का कंटिन्यूस पीरियड होना चाहिए, ये हमारी प्री कंडीशन है। ओके, एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिसीज स्पेसिफाइड देयर इन एज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज पेकुलर टू दैट एम्प्लॉयमेंट। तो अगर क्या शर्त है, पहली शर्त ये है कि 6 months तक थे, प्लस कंटिन्यूस आपकी सर्विस थी एम्प्लॉय के अंदर, प्लस जो आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हुआ है वो पार्ट बी में स्पेसिफाइड है। ओके, तो इसको माना जाएगा इंजरी बाय एक्सीडेंट, और एम्प्लॉय जो होगा वो लायबल होगा कंपनसेशन के लिए। एक्सीडेंट वुड बी डीम्ड टू हैव अराइजन आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, next part C of schedule 3। part C of schedule 3 where an employer contracts any disease specified in part C of schedule 3 the employer shall be liable अगर उसने सर्विस ऑफ वन और मोर एम्प्लॉयज़ किया है as specified in part C of schedule 3 for such continuous period as the central government may specify in respect of such employment। तो जो एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड है पार्ट सी में, उसके रेफरेंस में कि आपने कुछ कंटिन्यूस पीरियड के लिए काम किया है जो कि स्पेसिफाइड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है। ओके, और पार्ट सी में जो प्रोवाइडेड है उस एम्प्लॉयमेंट में आप थे, तो उस केस में इसको माना जाएगा कि ये इंजरी है अंडर दिस एक्ट। तो इफ़ ही कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिसीज स्पेसिफाइड देयर इज़ एन ऑक्यूपेशनल डिसीज़ पेकुलर टू दैट एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या रहता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखी है, उसके रेफरेंस में जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है वो लिखा है। तो अगर आपको ये ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है और इस आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड जो टाइम पीरियड का जो क्वालिफिकेशन है वो आप कंप्लीट करो। तो जो कि पार्ट ए में है कुछ भी नहीं, पार्ट बी में है 6 months और पार्ट सी में है एज स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये हो गया पार्ट सी तुम्हारा। 2 पूरा पढ़ लिया, 3 का सब क्लॉज 2। अब आगे देखते हैं इसका प्रोवाइजो 1। ओके, प्रोवाइडेड दैट इफ़ इट इज़ प्रूव्ड that the employee whilst in the service of one or more employees in any employment specified in part C of schedule 3 has contracted a disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment during a continuous period which is less than the period specified under this subsection for that employment। तो अगर टाइम पीरियड जो है वो जो स्पेसिफाइड किया गया था अंडर दैट सबसेक्शन जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उस टाइम पीरियड से कम है, प्लस द डिसीज हैज़ अराइजन आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस ये जो डिसीज़ है वो अराइज हुआ था आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब भी द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ सच डिजीज शैल बी डीम टू बी एन इंजरी बाय एक्सीडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तब भी उस डिसीज़ को इंजरी माना जाएगा बाय एक्सीडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। अगर आपका टाइम जो पीरियड है वो कम था तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आउट ऑफ या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। इससे पहले देखो क्या था, सी में प्रूफ करना, हमें सी में प्रूफ करना था कि इफ़ whilst in the service of one or more employees in any employment specified for such continuous period as the central government may specify in respect of each employment contracts any disease specified therein। तो देखो इसमें क्या हो रहा था, सिंपली उसको ऑक्यूपेशनल अगर डिसीज़ हो रहा था और उस टाइम पीरियड के लिए हो रहा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है गाइडलाइन,
तो वो अपने आप कवर हो जा रहा था अंडर इंजरी बाय एक्सीडेंट अंडर दिस एक्ट। बट यहाँ पे 2 कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। पहली तो उसको जो टाइम पीरियड है कम है, ओके दैट्स ओके, बट अगर आप प्रूव कर दिए कि आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तब आपको कंपनसेशन मिल जाएगा क्योंकि वो कवर्ड हो जाएगा अंडर इंजरी। ठीक, तो ऊपर हमें ये नहीं प्रूव करना था आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर इफ इट इज़ प्रूफ दैट employee who having served under any employer in any employment specified in part B of schedule 3 or who having served under one or more employers in any employment specified in part C of that schedule for a continuous period specified under this subsection for that employment and has after the cessation of such service contracted any disease specified in the said part A or said part C as the case may be as an occupational disease peculiar to that employment and that such disease arose out of employment, the contracting of the disease shall be deemed to be an injury by accident within the meaning of this section। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर इन एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3, एम्प्लॉय ने सर्व किया अंडर एनी एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड इन पार्ट बी, या तो एम्प्लॉय ने सर्व किया अंडर एनी एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड इन पार्ट बी और या तो हु हैविंग सर्व्ड अंडर एनी वन और मोर एम्प्लॉयज़ इन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट सी। पार्ट सी में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट सर्व किया है अंडर वन और मोर एम्प्लॉयज़ फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड स्पेसिफाइड अंडर दिस सबसेक्शन फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैज़ आफ्टर द सेसेशन। अब वो कंटिन्यूस पीरियड के लिए इन्होंने सर्व किया है जो कि ऊपर प्रोवाइडेड है यहाँ पे, इन केस ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इन केस ऑफ दिस 6 months। फिर इन्होंने सर्विसेज का सेसेशन मतलब इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी अपनी सर्विसेज, ओके। तो फिर इन्हें उसके बाद आफ्टर द सेसेशन ऑफ डिसीज़, जब जो ये डिसीज़ था आफ्टर द सेसेशन ऑफ सर्विस, जब ये इन्होंने सर्विस डिसकंटिन्यू की उसके बाद दे कॉन्ट्रैक्टेड एनी डिसीज़ स्पेसिफाइड इन पार्ट बी। तो डिसकंटिन्यूस और सर्विस के बाद इन्होंने कोई ऐसा डिसीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि पार्ट ए और पार्ट सी में मेंशन था, तो उस केस में जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है और प्लस हमें ये प्रूफ करना है कि वो अरोज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ था, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इस डिसीज़ को इंजरी माना जाएगा अंडर दिस एक्ट। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो उसने सर्व किया हो, पार्ट बी में अंडर वन एम्प्लॉय या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, बट पार्ट सी में उस टाइम पीरियड के लिए जो कि प्रोवाइडेड है इस सबसेक्शन में, और इसके जो सर्विसेज है उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद उसने ये डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये प्रूव कर सकते हैं आप कि आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, तब इस डिजीज़ को माना जाएगा इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट अंडर दिस एक्ट एंड दिस पर्सन विल बी गेटिंग कंपनसेशन, ओके। तो एक बार इसको पार्ट ए, बी और सी को फिर से ढंग से देख लेते हैं, ओके। देखो, विथ रेफरेंस टू सेसेशन ऑफ सर्विस, अगर सेसेशन ऑफ सर्विस के बाद आपको कोई डिसीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ऑक्यूपेशनल डिसीज़, तब क्या होगा उसके बारे में एक क्लॉज बात करता है। तो पार्ट ए में तो कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, तो अगर पार्ट ए के में आप एम्प्लॉयड थे किसी एम्प्लॉयमेंट में और आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हुआ है वहाँ पे मेंशन, तो सेसेशन के बाद आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ओके। पार्ट बी के रेफरेंस में हमने क्या देखा कि आप एम्प्लॉयड हैं अंडर द एम्प्लॉयर, टाइम ड्यूरेशन जितना मेंशनड है उतने टाइम के लिए 6 months, फिर आपने अपनी जो सर्विस थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके बाद आपको वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हुआ। तो अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि ये अरोज़ हुआ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको कंसीडर किया जाएगा इंजरी बाय एक्सीडेंट अंडर दिस एक्ट और एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी के रेफरेंस में। पार्ट सी के रेफरेंस में क्या है कि आप एम्प्लॉयड हैं अंडर वन और मोर एम्प्लॉयर,
टाइम ड्यूरेशन जो स्पेसिफाइड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। फिर आपने सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी, उसके बाद आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हुआ, तो अगर आप प्रूव कर पाएंगे कि इट इज़ अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको इंजरी माना जाएगा अंडर दिस एक्ट और आपको कंपनसेशन मिलेगा। ओके, यही लिखा हुआ है इस सेक्शन में, इस सब सेक्शन में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2A, if an employed in any employment specified in Part C of the Schedule 3 contracts any occupational disease peculiar to that employment, the contracting whereof is deemed to be an injury by accident within the meaning of this section, and such employment was under more than one employer, all such employers shall be liable for the payment of the compensation in such proportion as the commission। अब इसमें ये exactly लिखा हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉयड थे पार्ट सी में और एक से ज़्यादा एम्प्लॉय के अंडर थे, तो जो भी आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हुआ है उसका जो कंपनसेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कमिश्नर ऑर्डर करेगा कि इक्वली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पे करें इस कंपनसेशन के लिए। ओके, जिसका प्रोपोर्शन जो है ये बता सकते हैं कमिश्नर कि किसको कितना पे करना है, वो इक्वली नहीं होगा, कमिश्नर बताएगा कि कितना होगा। कमिश्नर चाहे तो उसको इक्वली कर दे या उसको अलग अलग प्रोपोर्शन में कर दे। नेक्स्ट इज़ कि द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग नोटिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ेट नॉट लेस देन 3 months of its intention to do so may by like a notification add any description to the employment specified in Schedule 3। इसमें exactly देखो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, इसमें बस ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर क्या कहते हैं चाहती है तो 3 months का नोटिस देने के बाद कोई भी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ ऐड कर सकती है शेड्यूल 3 में। ओके, तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऐड कर सकती है और उसके रेफरेंस में जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है वो ऐड कर सकती है। ये सारे सब क्लॉजेस कुछ एज सच है नहीं, ये पढ़ लेना। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, नो कंपनसेशन शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिसीज़ अनलेस अ डिसीज़ इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक इंजरी बाय। जब तक ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये स्पेसिफिक इंजरी की वजह से ये डिसीज़ हुआ है जो कि अराइज हो रही थी आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब तक आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, nothing herein contained shall be deemed to confer any right to compensation on employee in respect of any injury if has instituted in a civil court a suit for damages। तो अगर इसने ऑलरेडी सिविल कोर्ट में सूट ऑफ डैमेजेस के लिए अप्लीकेशन दे रखी है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको डीम नहीं कर लिया जाएगा कि उसको राइट मिल जाएगा कंपनसेशन का। ओके, तो ऐसा कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं होगा डैमेजेस के लिए बाय एन एम्प्लॉय इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी। अगर उसने इंस्टीट्यूट किया है कंपनसेशन का क्लेम बिफोर अ कमिश्नर, या उसने अग्रीमेंट किया है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड हिज एम्प्लॉयर, अग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें एम्प्लॉयर ने इसको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंजरी। ओके, तो 2 केसेस में नहीं होगा, 2 केसेस में राइट नहीं है एम्प्लॉय के पास सूट फॉर डैमेजेस के लिए। कब पहला, जब उसने अपना क्लेम जो है कमिश्नर के सामने रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी, या दूसरा जब उसने अग्रीमेंट कर लिया है एम्प्लॉयर के साथ कि एम्प्लॉयर पे करेगा ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू हिम फॉर हिज इंजरी। ओके, तो ये आपका इतना ही था सेक्शन। अगर आप ये सब समझने के बाद एक बार फिर से ये सेक्शन को रीड करोगे एज इट इज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने जितने भी इसमें टेक्निकल टर्म्स थे सबको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हुई हो। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन हुई है तो नथिंग टू वरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सेक्शन है, थोड़ा सा टिपिकल है। इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लो, बैराक को पढ़ लो 1-2 बार, आपको कन्फ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।